नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है कोई तो हो। शाम को पार्क के 4 चक्कर लगाकर सुगदा रोज की तरह बेंच पर बैठ गई। बच्चों का खेलना, बुजुर्गों का अपने नाती पोतों के साथ मन बहलाना पार्क की रौनक बढ़ा रहा था। थोड़ी देर की यह रौनक दिन भर की उसकी उदासी को कुछ कम कर देती है। उसके होठों पर पल भर के लिए ही सही मुस्कुराहट तो आती है। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, लेकिन उसका मन घर जाने का नहीं था। क्या करेगी घर जाकर? टीवी ज़्यादा देर देखने का शौक है नहीं। कोई पत्रिका उठा लेगी, लेकिन कितनी देर तक पढ़ सकती है। बच्चों के शोर से अचानक दिल से आह सी निकली। काश विपिन साथ होता तो चिंकी और सोनू में कुछ समय बीतता। कितना मन करता है बच्चों को देखने का, लेकिन बेटे को कहाँ समझ आती है माँ के मन का। कितना कुछ हुआ है इन सालों में, कितने सपने देखे, कुछ पूरे हुए, कुछ टूटकर बिखर गए, लेकिन जीवन का सफ़र यथावत चलता रहा। समय को तो गुजरना ही है, उसमें किसी के सुख दुख के लिए ठहराव की गुंजाइश ही कहाँ है। सुगदा सोच रही थी, तन्हा, उदास, वीरान वह ऐसी तो कभी नहीं थी, लेकिन जीवन में होने वाले कुछ हादसे ने उसे बहुत अकेला कर दिया था। सोमेश के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया था। इस एहसास का दंश कि उसके बच्चों विपिन और निकिता उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रह रहकर उसके मन को कचोटता है। वह यहाँ कितनी भी देर बैठी रहे, इतनी देर क्यों हुई, पूछने वाला भी कोई नहीं है। अपने आप को समझाने में बहुत समय लगा उसे कि यह सच ही है। जैसे बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है, वैसे ही बेटा भी। सोमेश जैसे पति को पाकर उसने खुद को हमेशा भाग्यशाली समझा था, लेकिन 10 साल पहले सोमेश हृदयघात के कारण नहीं रहे तो सुगदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। टूटी आस के साथ बस बच्चों से उम्मीद थी कि वे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन बच्चे ऐसे आते कि उनका टूटा मन जुड़ न पाता। उनके स्नेह की किसी भी और छोर की अब बच्चों को जरूरत नहीं थी। बहू नीता अलग रहना चाहती थी तो विपिन ने पत्नी की इच्छा अनुसार लखनऊ में ही दूसरा घर खरीद लिया था। निकिता की शादी बनारस में हुई थी। वह संयुक्त परिवार से थी, घर की बड़ी बहू थी। उसके ऊपर घर परिवार की काफ़ी जिम्मेदारियां रहती थी। उसका आना कम ही होता था। विपिन बहुत दिनों बाद आता। सुगदा कभी चिंकी सोनू को लाने के लिए कहती तो उसका जवाब होता, मैं ऑफिस से ही आया हूँ, टाइम नहीं मिलता। और नीता तो झांकती ही नहीं थी। बस अब सुगदा की नीरस सी दिनचर्या में ना कोई उमंग थी, ना उत्सुकता, ना कोई आकर्षण, ना कोई मनोरंजन। आस पड़ोस की किसी सहेली से थोड़ी बातचीत हो जाती तो समय कट जाता। पढ़ने का शौक उसे शुरू से था, इसलिए उसने घर के पास ही बनी लाइब्रेरी की सदस्यता ले ली थी। सोचा पार्क से उठकर लाइब्रेरी से कोई पत्रिका लेती जाऊंगी। वह लाइब्रेरी पहुंची तो एक और व्यक्ति उन्हें वहां दिखा। उन्हें वह अक्सर पार्क में भी देख चुकी थी। सुगदा ने सुना कि वह रिसेप्शन पर बैठे लड़के की से किसी मूवी के बारे में बात कर रहे थे। लड़का खूब हंस रहा था। सुगदा ने हैरानी से फिर उन्हें देखा। उम्र होगी लगभग 60 साल की। इस उम्र में इतनी मस्ती, क्या आदमी है यह। अब उसे याद आया, पार्क में भी इस आदमी ने लाफ्टर क्लब बना दिया है। उस आदमी को भी शायद सुगदा का चेहरा परिचित लगा होगा। उसने सुगदा को देखकर हेलो बोला और कहा, आपको सुबह पार्क में देखता हूँ। शाम को भी जाती हैं क्या? सुगदा ने हाथ में गर्दन हिला दी तो उस आदमी ने अपना परिचय दिया, मैं सुधीर, इस रोड के सामने वाले सोसाइटी में रहता हूँ। सुगदा ने भी अपना परिचय दिया, फिर पत्रिका देखने लगी। सुधीर ने बातचीत जारी रखी। आजकल लोगों को अच्छा साहित्य पढ़ने का शौक जरा कम ही है, या उनके पास समय ही नहीं है। मेरे जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बचे हैं, जिन्हें रोज बिना कुछ पढ़े चैन ही नहीं मिलता, कहकर सुधीर ने एक ठहाका लगाया। सुगदा भी मुस्कुरा दी। सुधीर बोलते रहे, अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया, अब आराम से पढ़ने का शौक पूरा हो जाएगा। सुगदा उन्हें नमस्ते कह अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंची तो घर में फैले सन्नाटे से रोज की तरह उसे घबराहट हुई। उसने टीवी चलाकर पुराने गाने लगा लिए। पार्क में सुबह शाम जाना उसका एक नियम बन चुका था।
अगला दिन एक और सुबह कुछ खामोश सी। सुगदा पार्क की तरफ जा ही रही थी कि सुधीर रास्ते में ही मिल गए। सुगदा को गुड मॉर्निंग कहते हुए उसके साथ ही चलने लगे। सुगदा पहले कुछ असहज रही, फिर सुधीर से बातें करते हुए कब पार्क आ गया पता ही नहीं चला। सुधीर ने कहा, अब आप अपने चक्कर लगाइए, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुगदा ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। तो जाते जाते रुककर सुधीर ने कहा, ऐसा करते हैं वापस साथ में चलेंगे। सुगदा ने आज सुधीर के बारे में सोचते हुए ही चक्कर लगाए। लौटते समय सुधीर की बात जारी थी। सुगदा सुधीर को ध्यान से देख रही थी। एकदम चुस्त दुरुस्त, हंसता मुस्कुराता चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर विषय पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वे बात कर सकते थे। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घर लौट गए। अब यह रोज का क्रम बन गया। दोनों साथ जाते साथ आते। सुगदा को उनका साथ अच्छा लगने लगा। अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियां, अब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगने लगा वह अकेली नहीं है। वे एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात सुनने का समय वह हमें गंभीरता से ले रहा है, इस उम्र में यह बात मन को शांति देती है। सुधीर कभी कभी सुगदा के घर आ जाते। दिल खुलने से अतरंग भी बढ़ी। बाहर भी साथ आने जाने लगे। सब कुछ अपने आप होता जा रहा था। परिवार के बारे में पूछने पर सुधीर ने बताया था, हमारा प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के 6 महीने बाद ही रश्मि की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बस उसके बाद मैं अकेला ही रहा। खुद को नौकरी की व्यस्तताओं में भुला दिया। रिटायरमेंट के बाद बस यही रहने आ गया। सुगदा ने भी सोमेश और बच्चों के बारे में उन्हें बता दिया। एक दिन सुगदा सुबह सैर के लिए ही नहीं गई थी, तो सैर से लौटते हुए सुधीर सीधे उसके घर आ गए। सुगदा तेज बुखार में तप रही थी। सुधीर ने अपनत्व भरी डांट लगाते हुए कहा, फ़ोन नहीं कर सकती थी, चलो डॉक्टर के पास। विपिन को बता दिया है, वह आएगा, उसे साथ चली जाऊंगी। ठीक है, अभी तो कोई दवाई ले लो, मैं देखता हूँ। सुधीर ने किचन में जाकर अपने आप ही सामान ढूंढकर चाय बनाई और 2 ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाकर ले आए और हंसते हुए बोले, आज आपको मेरी एक और खूबी पता चल जाएगी कि मैं बहुत अच्छा कुक भी हूँ। सुगदा को उनके कहने के ढंग पर हंसी आ गई। सुगदा को दवाई खिलाकर सुधीर अपने घर लौट गए। पूरा दिन सुगदा विपिन के आने का, उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह न आया, न फ़ोन किया। और आज इस बुखार ने सुगदा की रही सही आशा भी ख़त्म कर दी थी कि अलग ही सही, बेटा रहता तो इसी शहर में है, किसी परेशानी में तो आएगा ही। लेकिन अब यह सच बहुत कड़वा था कि बेटा माँ को पूरी तरह नज़रअंदाज कर चुका था। सुधीर ने रात को फ़ोन पर उनके हालचाल पूछे तो सुगदा ने रूंधे गले से विपिन के न आने के बारे में बताया, तो सुधीर 10 मिनट में आ गए। आते ही सुगदा का माथा छूकर देखा। कैसा था उनका अपनत्व भरा स्पर्श। मन की गहराई तक उतरकर तन की मिट्टी को छूकर जैसे महक गया हो वह स्पर्श। इस आत्मीय स्पर्श को पाकर सुगदा को लगा कि अंतस से उभरता शून्य की जगह सुबह का एक शीतल झोंका उसके मन के अंदर तक घुस गया है। सुधीर उसे अपनी कार से डॉक्टर के यहाँ ले गए। पड़ोस में रहने वाली उनकी 3-4 सहेलियों ने भी उन्हें रात को जाते हुए देखा, तो वे भी पूछने आ गई, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। सुधीर ने बीच में ही सुगदा की बात काट दी। क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? मेरे ख्याल से हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अवाक रह गई सुगदा। सुधीर कहते रहे, मैंने भी पूरा जीवन तो अकेले काट लिया, लेकिन अब दिल चाहता है कि जीवन की संध्या में ही सही अंतर आत्मा का शून्य भरने वाला कोई तो हो। यह सही है कि अकेलापन अब सहा नहीं जाता, काटने को दौड़ता है अकेलापन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बातें ऐसी होती है, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन साथी के साथ ही बांटा जा सकता है। बड़े कांपते स्वर में बोली सुगदा, यह आप क्या कह रहे हैं? इस उम्र में, जबकि हम पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, हमारे पास बचा ही क्या है?
सिवाय जैसे तैसे उम्र काटने के। यही भूल कर रही हो तुम। हम आज भी उम्र को सिर्फ काट नहीं बल्कि पूरी तरह जी सकते हैं। अक्सर लोग बढ़ती उम्र के साथ यह मानने लगते हैं कि उम्र हमें मौत की तरफ ले जा रहा है। मैं नहीं मानता। अगर मान भी लूँ कि यह सच है तो भी जितनी हमारी सांसें बची है उन्हें तो हम अपने तरीके से जी सकते हैं। आंखें भीगी और चेहरा भावहीन हो गया सुगदा का। नहीं नहीं, इस उम्र में लोग, फिर बात काट दी सुधीर ने। उम्र को क्या हुआ है तुम्हारी, और किन लोगों की बात कर रही हो? लोगों का तो काम ही है कमज़ोर लोगों को कष्ट पहुंचाना, पर रहना इसी समाज में है। हाँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। सुधीर के शांत चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अगर हम दो अकेले एक साथ हो जाएं, तो जीवन तुम सिर्फ काट रही हो उसे एक अर्थ, एक उद्देश्य दे सकती हो। सुगदा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो अचानक निराशा छा गई सुधीर के चेहरे पर। वह उठ खड़े हुए और बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, लेता आऊँगा। सुधीर चले गए तो विपिन का फ़ोन आया। माँ की तबीयत का ध्यान न रखने का कोई पछतावा नहीं, बस हालचाल पूछे। कहा बहुत काम था, बच्चों की परीक्षाएं थी, नीता भी नहीं आ पाई। सुगदा ने कुछ नहीं कहा। अब ना कोई शिकायत थी ना उम्मीद। निकिता का भी फ़ोन आया। आज ही भैया ने बताया आपकी तबीयत खराब थी, अब कैसी है, दवाई ली, वगैरह वगैरह। सुगदा का मन उचाट हो गया। सुधीर की याद आ गई। सच पूछा जाए तो आजकल उन्हें लग रहा था कि वे सुधीर के साथ अपना वर्तमान ढूंढ सकती है। भविष्य को भी बांटने का वादा मिला है सुधीर से। आर्थिक रूप से वह किसी पर निर्भर नहीं थी। सोमेश की जमा पूंजी अब उन्हें ही हस्तांतरित हुई थी। पीएफ, ग्रेजुएटी, बीमा, घर तो अपना ही था। बहू बेटे पोता पोती को देखकर वे जी लेती, लेकिन वह सुख उन्हें मिला ही नहीं। वह फिर अपने एकाकी मन का क्या करे, जो रह रहकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जिसके सामने फूट पड़े। अंदर का सब कुछ बहा डाले किसी झरने की तरह। मन में आ रहा था कि सभी चाहे उमंगे केवल बच्चों और जवानों के लिए ही होता है क्या? उनकी उम्र के लोगों की जीवन जीने की क्या कोई साथ नहीं होती? जिस वैधव्य से 10 साल उसने अकेले ही अंधेरे में जिए थे, उसे कम करने तो कोई नहीं आया था। और जब वह अंधेरा सुधीर ने आने से छट रहा था, तो सबसे पहले वह खुद ही लोगों से डर से रास्ते में आकर खड़ी हो रही है। उसका एक मन कहता है यह गलत है, तो दूसरा मन पूछता है कि इतना अच्छा साथ और खुशियां पाने के लिए एक जीवन और मिलेगा क्या? पहला जब सही गलत की पहचान कराता, तो दूसरा उसकी बात पूरी तरह से अनसुनी कर सुधीर की बात को सही ठहराता। अगले दिन सैर के बाद सुबह ही सुधीर आ गए। बोले, कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ, अब बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ, तुम आराम करो, मैं अब काफ़ी ठीक हूँ। बैठिए तो सही। सुधीर को ड्राइंग रूम में बिठाकर सुगदा चाय ले आई। साथ चाय पी। दोनों के बीच एक चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी कि इंसान तो चुप रहता लेकिन अंतर मन में हाहाकार मचा हुआ होता है। फिर सुधीर ही आम बातें करते रहे। सुगदा को किन्हीं सोचों में गुम देखकर सुधीर ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? क्या सोच रही हो? आप ठीक कहते हैं, जब सभी अपने सुखों में जी रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हमारे हिस्से का भी जीवन हमसे छीन कर तो हम भी क्यों न जिए? जब अपना खून, अपने ही बच्चे, बाकी के शब्द सुगदा की सिसकियों ने घुलकर रह गए और आंखों ने किसी झरने का रूप ले लिया। सुधीर ने फौरन उठकर उनके आंसू पोंछे तो सुगदा ने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। आने वाला समय की बहुत सारी बातें करके सुधीर चले गए। सुधीर ने बताया था कि उनकी एक छोटी बहन नेहा, जो अमेरिका में रहती है, सुगदा से उनकी दोस्ती के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई थी। वह भी यही चाहती है कि अब इस उम्र में सही उसके भाई के जीवन में अकेलापन दूर करने वाला कोई तो आए। अगले दिन ही विपिन दहाड़ता हुआ आया। यह क्या सुन रहा हूँ मैं? पड़ोस के वर्मा अंकल मिले थे। कौन है वो आदमी? लोग बातें कर रहे हैं। यह शायद पहला मौका था जब सुगदा ने बेटे से आत्मविश्वास भरी कड़क आवाज में कहा।
सुधीर नाम है उनका, यहीं रहते हैं। सुगदा के स्वर में कुछ तो था ऐसा कि विपिन चौंका। कुछ नरम परा बोला, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, आपको पता है? सुनकर शर्म आ रही है थी। मुझे जानने की जरूरत नहीं है लोग क्या कह रहे हैं। 55 साल की तुम्हारी माँ कैसे अकेली रहती है, बीमारी में, किसी तकलीफ में, यह सोचकर शर्म नहीं आती? तुम साथ रहते तो तुम लोगों को देखकर जी लेती मैं। मुझे किसी अपने की जरूरत होगी इस उम्र में, कभी सोचा तुमने? अभी मुझे जाना है, सोमवार को मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचने से पहले कई काम निपटाने हैं। कहकर सुगदा अंदर अपने रूम में चली गई। आहट से दरवाज़ा लगाया। विपिन पैर पटकता हुआ जा चुका था। सुगदा तैयार होने लगी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई तो पति का चेहरा आंखों को धुंधला कर गया। उसने आंखें बंद कर ली। सोमेश को कहाँ भुला रही है वह? वे रहेंगे हमेशा उसके दिल में अपनी जगह। सुधीर ने तो उसके मन का वह कोना लिया है जो उनके और बच्चे के जाने के बाद इस उम्र में खाली हो गया है। अपने ही विचारों में डूबते उतराते वह घर से निकलकर उस जगह की ओर बढ़ गई जहां सुधीर उसका इंतजार कर रहे थे। सुधीर को सुगदा ने विपिन से हुई बातचीत के बारे में बताया। वह काफ़ी उदास थी। सुधीर उसका मन बहलाते रहे। दोनों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और लंच बाहर ही करके अपने अपने घर लौट आए। रविवार की रात को सुगदा किचन में अपने लिए दूध गर्म कर रही थी कि डोर बेल हुई। आवाज़ खोलते ही सुगदा हैरान खड़ी रह गई। सामने विपिन और निकिता मुस्कुराते हुए खड़े थे। निकिता सुगदा के गले लग गई। बोली, माँ, भैया ने मुझे सब बता दिया। हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। सुगदा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी नज़रें विपिन की ओर उठी तो उसने भी कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी तरफ से लापरवाह हो गया था, लेकिन मैं अब से आपके फैसले के साथ हूँ। निकिता ने पूछा, माँ, आपने डिनर कर लिया? नहीं, बस अपने लिए दूध गर्म कर रही थी। तुम लोग क्या खाओगे? माँ, हमें अभी सुधीर जी से मिलवाने ले चलिए। डिनर हम चारों बाहर ही करेंगे। निकिता ने उन्हें ज़बरदस्ती तैयार होने अंदर भेज दिया। सुगदा के दिल में उमड़ते उदासी, संदेह, नाराज़गी के बादल दूर कहीं विलुप्त हो गए थे। अब नई राहें, नई आशाएं उनके नए जीवन का आह्लादित कर रही थी और वह उन पर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः तैयार थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।